हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। कुछ परिस्थितियाँ नहीं सही हैं और स्वास्थ्य भी मेरा नहीं सही है। तो जैसे ही सब कुछ सही होता है मैं फिर से पढ़ाना शुरू कर दूँगी। मुझे पता है जो भी लोग मुझसे जुड़े थे, कई लोगों ने मुझसे कहा भी कि दीदी आप वीडियो नहीं बना रही हैं क्यों। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ मैं शुरू करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा नहीं सही है, हर चीज़ की व्यवस्था नहीं है तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं जल्दी ही शुरू करूँगी। और स्वास्थ्य भी मेरा सही नहीं था, खड़े होने पे मतलब बहुत पसीना आता था, नहीं कर पा रही थी। तो प्लीज़ मैं उन लोगों से जो भी पढ़ने वाले हैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग डीमोटिवेट कभी मत होइएगा। आज से जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है 2-3 टॉपिक है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें और कैसे खुद को मोटिवेट रखें और कैसे पढ़ाई करें। तो हम पहले देखते हैं कि कैसे पढ़ें, मतलब शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे, उसका सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या कवर करना है। या नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम है, अगर वो हिंदी से हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो उसके लिए सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमें जानना ज़रूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो हम सबसे पहले सिलेबस देखेंगे और इसके बाद खुद को मोटिवेट रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम शुरू किए और हमें लगने लगता है कि ये तो बहुत ही कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, इतना लंबा सिलेबस है, पहले ही डीमोटिवेट हो जाते हैं। किसी चीज़ की जब शुरुआत करते हैं ना तो वो कठिन लगता ही है, लेकिन जब धीरे धीरे करने लगते हैं तो आदत हो जाती है और अपने आप को ईजी लगने लगता है। तो आप लोग प्लीज़ हताश ना हो, धीरे धीरे शुरुआत करें। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को सारा सब कुछ सरल लगने लगेगा। तो और कोई कुछ भी कहता आ रही है पढ़ने जा रही है नहीं हो पाएगा, तो उसकी बात को प्लीज़ आप ध्यान ना दें, क्योंकि आप जितना खुद को आप जानते हो उतना आपको कोई नहीं जान सकता। आप जानते हो कि आप कर पाओगे कि नहीं, और आप ज़रूर कर पाओगे। तो आप किसी की बात पर कोई ध्यान ना दो और अपनी पढ़ाई को शुरू करो। और फिर हम देखते हैं पढ़ाई में जो होता है ना, नियमित रूप से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो खूब पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, सारी बुक पढ़ लेके बैठ जाते हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है फिर से ठप, मतलब पढ़ाई बंद, फिर सोना, खाना, घूमना फिरना। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि इस तरह की गलती आप कभी मत करिए कि जब एग्ज़ाम आए, 1-2 महीने एग्ज़ाम है, पढ़ो, इसके बाद फिर सो या घूमो फिरो। पढ़ाई में नियमितता बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। सोने से पहले आपको ये महसूस होना चाहिए कि आज आपने अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं किया, आपने पढ़ा है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ेंगे और रिवीजन भी करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें बस पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन नहीं करना है, बस चलो इतना मैंने बहुत सारा पढ़ लिया। एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि हम सारा सिलेबस भी पढ़े रहते हैं, सारी बुक्स भी पढ़े रहते हैं, लेकिन याद वही आता है जिसको हम बार बार पढ़ते रहते हैं। तो किसी भी मतलब एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप 10 बुक्स पढ़ने से अच्छा है किसी एक बुक को आप 10 बार पढ़ें, क्योंकि वही सारी चीज़ें हर बुक्स में दिया होता है। तो आप अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से रखें और कंटिन्यू मतलब उसको कंटिन्यू पढ़ते रहें। और जब भी आपको पढ़ना सही लगे, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो या दोपहर में, जब भी आपको लगे कि मेरे दिमाग में कुछ घुस रहा है, मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तब भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह पढ़ना चाहिए। हाँ, उनका कहना सही है, सुबह पढ़ना चाहिए, लेकिन आप अगर सुबह उठते हो आपको नींद आ जाती है, मेरी तरह मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं जब भी पढ़ती थी हाई स्कूल से लेके अभी तक मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सुबह कभी पढ़ नहीं पाती हूँ।
मुझे सुबह भी पहले भी बोला जाता था कि सुबह पढ़ो याद रहेगा, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन मेरा हर एग्ज़ाम में नंबर अच्छा रहता था और सारे एग्ज़ाम को मैंने अच्छे से क्वालिफाई किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही पढ़ो, आप चाहे जब पढ़ो लगन से पढ़ो और मन से पढ़ो। ये तो सारी बातें ऐसी हो गई। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बुक्स। हम जब शुरू करते हैं पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी या नेट जेआरएफ एलटी कोई भी एग्ज़ाम हो, जब शुरू करते हैं तो हमें ये नहीं समझ आता कि कौन सी किताबें हमें लेनी है। जो भी कोई बता देता है कि ये बुक अच्छी है, या फिर हम देख लेते हैं कोई क्वेश्चन यहाँ से आया है तो हम क्या करते हैं तुरंत उसको ख़रीदने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि ये कितनी की है, कहाँ से लिया। तो ये गलती ना करें आप जो भी बुक पढ़ें ऑथेंटिक बुक पढ़ें। ऑथेंटिक का मतलब है कि उसमें अशुद्धियाँ ना रहें ज़्यादा। कुछ बुकें होती हैं जिसमें अशुद्धियाँ होती, लेकिन बुक्स जो पढ़ें ऑथेंटिक पढ़ें। अगर मैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बात करूँ तो ये एक ऑथेंटिक बुक है और ये हिंदी वालों के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। मुझे लगता है सारे कॉम्पिटिटर के पास ये बुक होती ही होगी और होनी भी चाहिए। मैंने इसको कई बार पढ़ा है, सरस्वती गोविंद पांडे को कई बार पढ़ा है और मुझे लगता है सारे जो भी हैं हमारे हिंदी वाले सबको ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो 60 से 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो सरस्वती गोविंद पांडे से ही आते हैं। वहाँ पे जो फैक्ट रखा है, वन लाइनर जो सारी चीज़ें हैं, कभी कभी सेम टू सेम उठा के पूछ लेता है। तो जो हमारा साहित्य है या कहें कि भाषा विज्ञान वो हमारे गोविंद पांडे से तैयार हो जाता है। आप गोविंद पांडे जो बुक है उसी को टारगेट बनाइए, उसको कई बार पढ़िए और एग्ज़ाम में जब आप बैठे तो ऐसा लगना चाहिए ये प्रश्न उसका पेज याद आना चाहिए। इतना बार उसको पढ़ लें कि आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो उसका पेज याद आना चाहिए कि हाँ इस पेज पे ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। इसके बाद आती है बात दूसरे नंबर पे जो है, अगर हम थॉट की बात करें या फिर बहुत सारी चीज़ें जो गोविंद पांडे में नहीं मिलती हैं तो वो मिल जाती हैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी शब्दावलियाँ हैं जैसे कभी कभी पूछ लेता है, नेट में भी पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के बारे में क्या कहा, तुलसीदास के बारे में क्या नहीं कहा है। तो उसमें क्या होता है 3 दे देता है उनका और जो है उसमें से एक नहीं रहता है। तो जब हम बुक पढ़ते हैं तब जाके हमें समझ आता है कि क्या उन्होंने कहा है और क्या नहीं कहा। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी बहुत अच्छे से पढ़िए। उसमें जो भारतेंद्र युग और द्विवेदी है वो वहाँ तक तो अच्छा तो दिया ही है, बाकी जो खड़ी बोली हिंदी का विकास है, गद्य का विकास है वो भी बहुत अच्छे से दिया है। वहाँ से कोई भी आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी लाइन ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में उसके बाहर पूछे, वहाँ से पूछ ही लेता। जैसे लल्लू लाल हो गए, सदर मिश्र हो गए या फिर ईसा अल्लाह खान हो गए, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से दिया है और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम चाहें तो जैसे आधुनिक काल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस तरह अभी 2021 का जो टीजीटी रहा है तो वहाँ से बच्चन सिंह की जो किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, अगर आप नए हैं तो इसको ना पढ़ें तो सही रहेगा, क्योंकि आप पहले गोविंद पांडे और आचार्य रामचंद्र को समझ लीजिए, बेस तैयार करिए। अगर आप नए नहीं हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप बच्चन सिंह की जो किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आप उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको अतिरिक्त जानकारी मिलेगी और आपका जो ज्ञान है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जैसे अगर व्याकरण की बात करें टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, तो व्याकरण में हम देखें तो वासुदेव नंदन की जो किताब है हिंदी व्याकरण वो आप ले सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे से दिया है, छोटे छोटे लाइन में थोड़े थोड़े ही शब्दों में
बहुत सारी बातों को कह दिया गया है, एकदम सरल तरीके से समझाया गया है। और वासुदेव नंदन के साथ आप चाहे तो हरदेव वाहरी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हरदेव वाहरी में जैसे मुहावरे हो गए, विलोम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दे दिया है। तो कभी कभी जो चीज़ें वासुदेव नंदन में नहीं मिलती हैं वो चीज़ हमें हरदेव वाहरी में मिल जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं टीजीटी या पीजीटी, वो संस्कृत व्याकरण भी पूछता है। तो व्याकरण जैसे संधि समास हो गया, प्रत्यय हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आप किसी भी 9 से लेकर 12 तक की जो किताबें होती हैं संस्कृत की, उसमें व्याकरण का जो पोर्शन होता है आप वहाँ से पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत व्याकरण की कोई किताब ही खरीदें। अगर आपके अगल बगल में कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो 9th या 12th में या 11th में 10th में, तो आप उसकी किताब में से संस्कृत व्याकरण पढ़ सकते हैं। और उसमें कवियों का परिचय भी आता है, जैसे कालिदास, भारवी, भवभूति। तो आप ये जो है इसके लिए कोई भी किताब लेके संस्कृत कवियों का परिचय अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पूछा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा PYQ कहाँ से करना है, प्रैक्टिस सेट कैसे करना है। तो जैसे हम बुक से तो पढ़ते ही हैं, लेकिन इसके बाद हम PYQ और प्रैक्टिस सेट भी ज़रूरी होता है। फिर PYQ मतलब कि आप अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका PYQ आपके पास होना चाहिए और 10 बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 10 बार मतलब कई बार करना है, 10 बार कम से कम करना है आपको। और पीजीटी का अलग से आपको PYQ होना चाहिए। किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, जैसे शिल्पी का है तो आप ले सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे PYQ होता है तो कुछ न कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। तो इसके लिए आप अगर पढ़े रहेंगे तो वो त्रुटियां आपको समझ में आएंगी कि कौन सा प्रश्न गलत है, किस प्रश्न का उत्तर गलत दिया हुआ है। तो आप PYQ तो करना ही है। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट, किसी भी पब्लिकेशन की। मेरी बेटी है जो थोड़ा सा मतलब शांत नहीं रह पाती है अभी आगे, आप भी चाहूँगी। तो किसी भी पब्लिकेशन की आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। आप टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे आपने आदिकाल पढ़ा, तो आदिकाल के प्रश्न आप उसी दिन करोगे। जिस दिन आपने आदिकाल पढ़ा उस दिन आप आदिकाल के प्रश्न करोगे, जिस दिन आपने भक्तिकाल पढ़ा उस दिन आप भक्तिकाल के प्रश्न करोगे। इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन और अच्छी हो जाएगी। जब इसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठोगे फिर आपको एग्ज़ाम देना बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ अब मेरी तैयारी अच्छी हो गई है, अब मैं कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से मतलब क्रैक कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा यह सुझाव, मेरा यह बताया हुआ, मेरा यह मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।